पार्ट्रिज और रेडिल चैप्टर 7। इंस्पेक्टर रेडिल कुछ निराश सा लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि उसने दोपहर उन लोगों की पूरी सूची बनाने में लगा दी थी जिन्हें दुकान के भीतर जाते देखा गया था। किसी ने किसी को नहीं देखा? पायरो ने पूछा। देखा है, धूर्त हाव भाव वाले 3 लंबे आदमी, मूंछों वाले 4 नाटे आदमी, 2 दाढ़ी वाले, सबके सब अजनबी, और अगर गवाहों का यकीन करूं तो सभी दुष्ट दिखने वाले। मुझे तो यह सब देखते हुए हैरानी है कि किसी ने नकाब पहने बंदूकधारी लोगों का गिरोह ही नहीं देख लिया। पायरो हमदर्दी से मुस्कुराया। क्या किसी ने उस शख्स ऐशर को देखने का दावा भी किया है? नहीं, किसी ने नहीं। यह एक और बात उसके हक में जाती है। मैंने अभी अभी चीफ कांस्टेबल से कह दिया है कि यह काम स्कॉटलैंड यार्ड का है। मुझे नहीं लगता कि यह स्थानीय अपराध है। पायरो ने गंभीरता से कहा। मैं तुमसे सहमत हूँ। इंस्पेक्टर बोला। आप जानते हैं जनाब पायरो, यह एक घिनौना कर्म है, घिनौना कर्म। मैं यह पसंद नहीं करता। लंदन वापस आने से पहले हमने 2 और मुलाकातें की। पहली जेम्स पार्ट्रिज के साथ थी। पार्ट्रिज ही मिसेस एसर को आखिरी बार जिंदा देखने वाला व्यक्ति था। उसने 5:30 पर उससे कुछ खरीदारी की थी। पार्ट्रिज छोटा सा आदमी था और एक बैंक में क्लर्क था। वह नाक पर चश्मा पहनता था, बहुत रूखा और दुबला पतला, हर बात को एकदम सही सही कहने वाला। वह एक छोटे से घर में रहता था जो उसी की तरह चुस्त दुरुस्त था। मिस्टर पायरो, हाथ में पकड़े मेरे दोस्त के दिए हुए कार्ड पर नज़र डालते हुए उसने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर पायरो? मुझे पता लगा है कि मिस्टर पार्ट्रिज की श्रीमती एशर को जिंदा देखने वाले आप आखिरी व्यक्ति थे। पार्ट्रिज ने उंगलियों के सिरों को जोड़ा और पायरो को ऐसे देखा जैसे वह जाली चेक हो। यह तो बहस का मुद्दा है मिस्टर पायरो, वह बोला। मेरे बाद बहुत से लोगों ने श्रीमती एशर से खरीदारी की होगी। अगर ऐसा है तो किसी ने आगे बढ़कर बताया नहीं। पार्ट्रिज खासा। मिस्टर पायरो, कुछ लोगों को समाज की तरफ अपने कर्तव्य की समझ नहीं होती। उसने अपने चश्मे में से उल्लू की तरह हमारी ओर देखा। बिल्कुल सही, पायरो बुदबुदाया। मुझे पता लगा है कि तुम खुद ब खुद पुलिस के पास चले गए थे। मैं ज़रूर चला गया था। मैंने जैसे ही दहलाने वाली इस वारदात के बारे में सुना, मुझे लगा कि शायद मेरा बयान इसमें मदद कर सके और सामने आ गया। बहुत सही जज्बा, पायरो ने गंभीरता से कहा। क्या आप कृपया करके अपनी कहानी मेरे लिए दोहराएंगे? ज़रूर। मैं इस घर तक वापस आ रहा था और ठीक 5:30 बजे। माफ़ी चाहता हूँ। तुमको सही वक्त का पता कैसे लगा? टोके जाने पर पार्ट्रिज कुछ नाराज लगा। गिरजाघर की घड़ी की घंटी बजी थी। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और पाया कि वह 1 मिनट पीछे थी। यह एकदम मेरे मिसेस एसर की दुकान में दाखिल होने से पहले हुआ। क्या तुम अक्सर वहाँ खरीदारी करते हो? अक्सर मैं अपने घर वापस जा रहा था। मुझे हफ्ते में 1-2 बार जॉन कॉटन खरीदने की आदत थी। क्या तुम मिसेस एसर को जानते थे? उसके हालात या अतीत के बारे में? कुछ भी नहीं। खरीदारी और कभी कभार मौसम के बारे में टिप्पणी के अलावा मैंने उससे कभी बात नहीं की। क्या तुम्हें पता था कि उसका पति शराबी था और उसे अक्सर जान से मारने की धमकी देता रहता था? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर भी तुम उसे पहचानते तो थे। क्या कल शाम उसे देखकर तुम्हें कोई चीज़ गैरमामूली लगी? क्या वह किसी भी तरह घबराई हुई या अनमनी सी लगी? पार्ट्रिज ने सोचा। जहाँ तक मैंने देखा वह हमेशा की तरह ही लगी, वह बोला। पायरो उठ खड़ा हुआ। इन सवालों के जवाब के लिए शुक्रिया पार्ट्रिज। क्या तुम्हारे घर में संयोगवश ABC डायरेक्टरी होगी? मैं वापसी के लिए लंदन जाने वाली ट्रेन का पता लगाना चाहता हूँ। ठीक आपके पीछे शेल्फ पर। उस शेल्फ पर एक ABC, एक ब्रैडशो स्टॉक एक्सचेंज की सालाना रिपोर्ट, कैली की डायरेक्टरी, एक हुजू और एक स्थानीय डायरेक्टरी पड़ी थी। पायरो ने ABC उठा ली, ट्रेन का समय देखने का बहाना किया और मिस्टर पार्ट्रिज का शुक्रिया किया और इजाज़त ली। हमारी अगली मुलाकात एल्बर्ट रेडल से थी और बिल्कुल अलग किस्म की थी। एल्बर्ट रेल की पटरी बिछाने वाला था। उससे मुलाकात उसकी घबराई हुई पत्नी के द्वारा की गई। बर्तनों की खटखट उसके घुर्राते कुत्ते और खुद रेडल के उल्टे रवैये के बीच हुई। वह एक लंबा चौड़ा बेढंगा आदमी था, चौड़े मुंह और छोटी छोटी शकी आंखों वाला। उसे मीट पाई खाने की आदत थी, गहरी काली चाय के साथ। उसने अपने प्याले में सिर के ऊपर से गुस्से में हमें देखा। जो भी मैं जानता हूँ एक बार बता चुका हूँ, नहीं? वह गुर्राया।
वैसे भी इसका मेरे साथ क्या वास्ता, पुलिस को बता चुका हूँ और अब फिर से एक जोड़ी कमबख्त विदेशियों के आगे दोहराऊं। पायरो ने एक हंसती उड़ती हुई सी निगाह मेरी ओर डाली और कहा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम करोगे भी क्या? खून का मामला है नहीं, बहुत सावधान रहना पड़ता है। बट अच्छा यही है कि ये सज्जन जो चाहते हैं इन्हें बता दो, उसकी औरत ने कहा। तुम अपना जला हुआ मुंह बंद रखो, वह शैतान चिल्लाया। मेरे ख्याल में तुम अपने आप पुलिस के पास नहीं गए, पायरो ने बीच में ही टिप्पणी की। किस लिए जाता, यह मेरा सरोकार नहीं था। अपना अपना ख्याल है, पायरो ने उदासीनता से कहा। एक कत्ल हुआ है, पुलिस जानना चाहती है दुकान के अंदर कौन कौन गया था। मेरा ख्याल है कि तुम अगर खुद आगे आते तो वह ज़्यादा सही लगता। मुझे अपना काम भी करना है, यह कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अपने आप सामने आना चाहिए था। लेकिन हुआ यह है कि पुलिस को तुम्हारा नाम यह कह कर दिया गया कि तुम्हें मिसेस ऐसे के यहाँ जाते हुए देखा गया था और पुलिस को तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या वह तुम्हारे बयान से संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्यों होने लगे वो? बर्ट ने लड़ाकू ढंग से पूछा। पायरो ने केवल कंधे झटक दिए। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जनाब? किसी के पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं, सब जानते हैं बुढ़िया को किसने मारा है, उसके उस हराम पति ने। मगर वह उस शाम गली में आया ही नहीं और तुम वहाँ थे। मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम कामयाब नहीं होगे। मेरे लिए ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। आप सोचती हैं कि मैं एक डिब्बा तंबाकू चुराना चाहता था? क्या समझते हैं आप कि मैं एक पागल हत्यारा हूँ? समझते हैं कि मैं? वह धमकाने के अंदाज में कुर्सी से उठा। उसकी पत्नी मिमियाई। बर्ट बर्ट, ऐसी बातें मत बोलो बर्ट, वह सोचेंगे। अपने को शांत करो मिस्टर, पायरो ने कहा। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे वहाँ जाने के बारे में तुम्हारा बयान मांग रहा हूँ। तुम इसके लिए इनकार कर रहे हो, यह थोड़ा क्या कहें अजीब लगता है। किसने कहा कि मैं इनकार कर रहा हूँ? रिडल वापस अपनी कुर्सी में धंस गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। जब तुम दुकान में दाखिल हुए तब 6 बजे थे। हाँ, 1-2 मिनट ऊपर ही थे। मुझे गोल्ड फ्लैग का एक पैकेट चाहिए था। मैंने दरवाजे को धकेलकर खोला तो क्या दरवाज़ा बंद था? सही। मैंने सोचा दुकान बंद थी शायद, लेकिन वह बंद नहीं थी। मैं अंदर गया, वहाँ कोई नहीं था। मैंने काउंटर पर खटखट की और कुछ देर इंतज़ार किया, कोई नहीं आया, इसलिए मैं फिर बाहर चला गया। बस इतना ही, और अब आप इसे अपनी पाइप में डालकर धुएं में उड़ा सकते हैं। तुमने काउंटर के पीछे गिरी हुई लाश को नहीं देखा? नहीं, आप भी नहीं देख पाते अगर आप उसे ढूंढ ही न रहे होते। क्या वहाँ आसपास कहीं रेलवे गाइड भी पड़ी थी? हाँ थी, उल्टी पड़ी हुई। मेरे मन में यह आया कि शायद बुढ़िया को अचानक कहीं जाना पड़ा और वह दुकान बंद करना भूल गई। हो सकता है तुमने वह रेलवे गाइड उठा ली हो और उसे काउंटर पर इधर से उधर रख दिया हो। मैंने उसे छुआ भी नहीं, मैंने वही किया जब मैं बता रहा हूँ। और जब तुम वहाँ पहुँचे तो तुमने दुकान में से किसी को निकलते भी नहीं देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ मेरे पर ही सारा ध्यान क्यों? पायरो उठ खड़ा हुआ। कोई तुम पर फोकस नहीं कर रहा। अभी के लिए गुड इवनिंग मिस्टर। वह उस आदमी को खुले मुंह छोड़कर निकल आया और मैं उसके पीछे हो लिया। गली में आकर उसने घड़ी देखी। दोस्त, अगर हम जल्दी जल्दी करें तो 7-2 वाली गाड़ी पकड़ सकते हैं। चलो हम जल्दी से रवाना हो। चैप्टर 8, दूसरा खत। अब मैंने उत्सुकता से पूछा। हम एक पहले दर्जे के डिब्बे में बैठे थे जिसमें सिर्फ हम ही थे। एक्सप्रेस गाड़ी अभी एंडोवर से बाहर निकली ही थी। जुर्म एक मझोले कद के आदमी ने किया है, पायरो बोला, जिसके बाल लाल हैं और जिसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी है। वह दाएं पांव से थोड़ा सा लंगड़ाता भी है और उसके बाएं कंधे के एकदम नीचे एक तिल है। पायरो, मैं तेज आवाज में बोला। पल भर के लिए मैं धोखा खा गया था, फिर मेरे दोस्त की आंखों की चमक ने मेरा भ्रम दूर कर दिया। पायरो, मैंने इस बार उल्हाने में कहा। दोस्त, तुम क्या करोगे? तुम मुझे कुत्ते जैसी भक्ति की तरह से देखते हो और मुझसे शर्लक होम्स जैसी राय की उम्मीद रखते हो। सच तो यह है कि मैं नहीं जानता कातिल कैसा दिखता है, न यह कि वह कहाँ रहता है, न ही यह कि उस पर कैसे हाथ डाला जाए। काश उसने कुछ सुराग छोड़े होते, मैं बुदबुदाया। हाँ, सुराग, तुम्हें हमेशा सुराग ही आकर्षित करता है। अफसोस कि उसने सिगरेट सुलगाकर राख नहीं छोड़ी और उस पर ऐसे जूते से नहीं चला जिसमें अजीब बनावट के कील लगे थे। नहीं, वह इतना कृपालु नहीं। मगर मेरे दोस्त, तुम्हारे पास कम से कम रेलवे गाइड तो है। तुम्हारे लिए वह ABC ही सुराग है। तो तुम सोचते हो कि वह उसे गलती से छोड़ गया? बिल्कुल नहीं, वह जानबूझकर उसे छोड़ गया।
उंगलियों के निशान यही बताते हैं, लेकिन उंगलियों के निशान तो थे ही नहीं। मेरा यही मतलब है। कल की शाम कैसी थी? जून की गर्म शाम। ऐसी शाम में कोई आदमी हाथों में दस्ताने पहनकर टहलता है? ऐसा आदमी यकीनन अपनी तरफ ध्यान खींचता। इसलिए अगर एबीसी पर उंगलियों के कोई निशान नहीं है तो साफ है कि उसे ध्यानपूर्वक मिटा दिया गया। बेगुनाह आदमी अपने निशान छोड़ देता, गुनहगार नहीं। इसलिए हमारे कातिल ने किसी मतलब से गाइड वहां छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक सुराग है। एबीसी को किसी ने नहीं खरीदा, उसे वहां तक लाया। यहाँ एक संभावना है। तुम समझते हो इस तरह तुम्हें कुछ पता चल जाएगा? ईमानदारी से हेस्टिंग्स, मुझे कोई खास उम्मीद नहीं। यह अनजान आदमी जरूर अपनी काबिलियत पर इतराता है। वह ऐसे कोई निशान नहीं छोड़ने वाला जिनका पीछा उम्मीद नहीं मिलेगी। जिस अर्थ में तुम कह रहे हो उसमें नहीं, और किसी अर्थ में। पायरो ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। फिर वह धीरे धीरे बोला, इसका जवाब हाँ है। यहाँ हमारा सामना एक अनजान आदमी से है। वह अंधेरे में है और अंधेरे में ही रहना चाहता है, परंतु जाहिर है कि वह अपने पर रोशनी डालने से बच नहीं सकता। एक अर्थ में हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन दूसरे अर्थ में हम पहले से ही उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं उसे धुंधली सी शक्ल अख्तियार करते देख सकता हूँ। एक ऐसा आदमी जो अच्छी तरह और साफ साफ टाइप कर सकता है, जो अच्छी किस्म का कागज खरीदता है, जिसे अपने व्यक्तित्व को दिखाने की ललक है। मुझे लगता है बचपन में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा और उसकी उपेक्षा की जाती होगी। मैं उसे हीन भावना के साथ बड़े होते देख सकता हूँ, अन्याय के एहसास के साथ जूझते हुए। मैं उसके अंदर की ललक को देख सकता हूँ, अपने आप को साबित करने की ललक, अपनी तरफ ध्यान खींचने की ललक का मजबूत होते जाना और हालात तथा घटनाओं को उसे रोंदते चले जाना, उस पर और भी ज्यादा जिल्लत थोपते हुए। इस तरह अंदर ही अंदर बारूद की पंक्ति को जलाने के लिए माचिस तैयार हो गई। यह केवल एक अनुमान है। मैंने विरोध किया, इससे कोई असली मदद नहीं मिलती। तुम्हें माचिस की तिल्लियों के सिरे, सिगरेट की राख, कीलो वाले जूते ज्यादा पसंद हैं, हमेशा ही रहे हैं, लेकिन हम कम से कम अपने को कुछ काम के सवाल तो पूछ सकते हैं। एबीसी क्यों? मिसेस एसर ही क्यों? एंडोवर क्यों? उस औरत की बीती हुई जिंदगी काफी सीधी सादी लगती है, मैंने सोचकर कहा। उन दोनों आदमियों के साथ मुलाकात निराशाजनक रही। जितना हम पहले जानते थे उससे ज्यादा वे हमें कुछ नहीं बता पाए। सच कहूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन हम दो हो सकने वाले कातिलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि कम से कम यह मुमकिन तो है कि कातिल एंडोवर में ही या उसके आसपास रहता है? यह हमारे एंडोवर ही क्यों? सवाल का जवाब हो सकता है। दो आदमी हैं जो सही वक्त पर दुकान में पाए गए, उनमें से कोई एक भी कातिल हो सकता है, और अभी यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कि उन दोनों में से एक खूनी नहीं है। शायद वह भारी भरकम जानवर रिडल, मैंने कहा। और रिडल को तो मैं यूं ही छोड़ देने को तैयार हूँ। वह घबराया हुआ था, यूं ही डींगे हाँकता हुआ असहज महसूस करता। लेकिन उससे तो सिर्फ यही जाहिर होता है कि एबीसी खत लिखने वाले से एकदम अलग तबीयत का। हमें घमंड और आत्मविश्वास जैसी विशेषताएं नजर में रखनी चाहिए। ऐसा आदमी जो अपनी धौंस जमाता रहे, हो सकता है, लेकिन कई लोग घबराहट और अपने को तुच्छ दिखाने के पीछे काफी घमंड और आत्मसंतोष छुपाए रहते हैं। कहीं तुम यह तो नहीं सोचते कि वह छोटा सा पार्टरिज, वह उस तरह का ज्यादा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। वह इसी ढंग से पेश आ रहा है जैसे खत लिखने वाला आता, तत्काल पुलिस के पास चला जाता और खुद सामने आ जाता, अपनी इस स्थिति का मजा लेता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि नहीं हेस्टिंग्स, मैं समझता हूँ कि कातिल कहीं बाहर से आया था, लेकिन हमें खोजबीन का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे मैं सारा समय ही अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करता रहा हूँ, हमें एक औरत के इसमें उलझे होने की संभावना को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि वार करने का तरीका एक आदमी जैसा है, लेकिन बेनाम खत आदमियों की बनिस्बत औरतें ज़्यादा लिखती हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। मैं कुछ पल खामोश रहकर बोला, अब हम आगे क्या करेंगे? स्फूर्ति से भरा है हेस्टिंग्स, पायरो ने मुस्कुराया। लेकिन अब हम करेंगे क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरी निराशा साफ झलक रही थी। मैं क्या जादूगर हूँ ओझा? तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ?
बात को मन ही मन उलटते पलटते हुए मुझे जवाब देना मुश्किल लगा। फिर भी मुझे यह तो यकीनन लगा कि कुछ तो करना चाहिए और हमें अपने पैरों तले घास नहीं उगने देनी चाहिए। मैंने कहा, ABC है लिखने वाला कागज़ और लिफाफा भी। सीधी सी बात है, उस बारे में सब कुछ किया जा रहा है। उस तरह की तफ्तीश करने के लिए पुलिस के पास सारे साधन हैं। उस तरह की किसी बात का पता लगाना है तो फिक्र मत करो, पता लगा लिया जाएगा। इस बात के साथ मुझे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। आने वाले दिनों में मैंने पाया कि कुछ अजीब ढंग से पायरो को केस के बारे में बात करने में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने जब उस पर दोबारा बात करनी चाही तो उसने बेसब्री से हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मुझे डर था कि मैं उसका इरादा समझ रहा था। मिसेस एसर के कत्ल को लेकर उसे हार की आशंका थी। ABC ने उसे चुनौती दी थी और ABC की जीत हुई थी। मेरा दोस्त, जिसे सफलता की एक पूरी अटूट कड़ी की आदत थी, हार को लेकर संवेदनशील था, इतना कि मैं उसके बारे में बात कुछ नहीं, मेरी निराशा साफ झलक रही थी। मैं क्या जादूगर हूँ ओझा? तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? सॉरी, ये दोबारा आ गया है, एक सेकेंड। मेरा दोस्त, जिसे सफलता की एक पूरी अटूट कड़ी की आदत थी, हार को लेकर संवेदनशील था, इतना कि वह उसके बारे में बात करना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह शायद इतने महान आदमी में छोटेपन का संकेत था, परंतु हमें से शांत व्यक्ति का सिर भी सफलता से घूम सकता है। पायरो के मामले में तो सिर घूमने का यह सिलसिला वर्षों से चल रहा था। अब अंततः उसके परिणाम दिखने लगे थे तो हैरानी की बात नहीं थी। बात समझकर मैंने अपने दोस्त की कमजोरी का आदर करते हुए इस केस के बारे में आगे कोई बात नहीं की। अखबार में तहकीकात की रिपोर्ट पढ़ी, बहुत छोटी सी थी। ABC खत के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था और फैसला कर दिया गया था कि हत्या किसी अनजान व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। इस केस ने प्रेस का खास ध्यान नहीं खींचा। उसमें ऐसी कोई विशेषता भी नहीं थी। एक छोटी सी गली में एक बुढ़िया के खून को प्रेस ने अधिक सनसनीखेज विषयों के लिए पीछे छोड़ दिया। सच बात तो यह है कि पूरा किस्सा मेरे जहन से भी उतर रहा था, मेरे ख्याल में इसलिए कि मैं किसी भी सूरत में पायरो को नाकामयाबी से जुड़े होने के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि अनजान 25 जुलाई को वह किस्सा दोबारा जिंदा हो उठा। सप्ताहांत में यॉर्कशायर चले जाने के कारण मैं 2 दिन पायरो से नहीं मिल सका। मैं सोमवार दोपहर को लौटा और 6 बजे की डाक से एक खत आया। उस लिफाफे को फाड़कर खोलते हुए पायरो ने अचानक जिस तेजी से सांस भरी वह मुझे याद है। आ गया, उसने कहा। मैं बिना कुछ समझे उसकी ओर देखता रहा। क्या आ गया? ABC किस्से का दूसरा अध्याय। पल भर के लिए मैंने बिना कुछ समझे उसे देखा। बात वाकई मेरे जहन से निकल गई थी। पढ़ो। और पायरो ने खत मेरी ओर बढ़ा दिया। हमेशा की तरह वह अच्छे दर्जे के कागज पर लिखा गया था। डियर मी पायरो, क्या ख्याल है? मैं सोचता हूँ पहली बाजी मेरी रही। एंडोर वाला काम सफल रहा नहीं, लेकिन मज़ा तो अभी शुरू हुआ है। मुझे तुम्हारा ध्यान बेक्स हिल ऑन सी की तरफ खींचना है। तारीख इसी महीने की 25। हमारे लिए कैसा मज़े का वक्त है। तुम्हारा ABC। हे भगवान, मैं जोर से बोला। पायरो, क्या यह राक्षस ए को जुम करने वाला है? जाहिर है इंस्टिंक्ट्स। तुम्हें और क्या उम्मीद थी? क्या तुम्हें लगता था कि एंडोवर एक इकलौता जुर्म था? तुम्हें याद नहीं मैंने कहा था कि यह शुरुआत है? लेकिन यह तो भयंकर है। हाँ, भयंकर तो है। हमारा सामना एक पागल खूनी से है। हाँ, उसकी खामोशी किसी भी बहादुरी से ज्यादा असरदार थी। मैंने एक झुरझुरी के साथ खत उसे लौटा दिया। अगली सुबह हम प्रभावशाली लोगों के साथ मीटिंग में थे। ससेक्स के चीफ कांस्टेबल, CID के असिस्टेंट चीफ कमिश्नर, एंडोवर से इंस्पेक्टर ग्लेन, ससेक्स के पुलिस से सुप्रिटेंडेंट जेब तथा क्रोम नाम का एक युवा इंस्पेक्टर और प्रसिद्ध अदालती मनोचिकित्सक डॉक्टर थॉमसन सब एक साथ जमा थे। उस खत पर हैम्स्टेड की डाक टिकट थी, परंतु पायरो के अनुसार इस बात को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं थी। सारे मामले पर चर्चा हुई। डॉक्टर अधेड़ावस्था का सौम्य व्यक्ति था, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सीधी सरल भाषा में बोलता था और अपने पेशे के तकनीकी शब्दों से परहेज करता था। इस बात में कोई शक नहीं, असिस्टेंट ने कहा।
कि दोनों खत एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, दोनों एक ही आदमी के द्वारा भेजे गए हैं, और यह भी आसानी से माना जा सकता है कि वही आदमी एंडोवर हत्या के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, अब हमें एक और जुर्म की निश्चित चेतावनी मिल गई है जो 25 तारीख को यानी परसों होने वाला है बैक्सील में। ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ससेक्स चीफ कांस्टेबल ने अपने सुपरिटेंडेंट की ओर देखा। इसके बारे में क्या कार्टर? सुपरिटेंडेंट ने गंभीरता से सिर हिलाया। कहना मुश्किल है सर, इस बात का कोई संकेत तक नहीं कि मुजरिम कौन हो सकता है। साफ साफ कहे तो हम कदम उठा भी क्या सकते हैं? एक सुझाव है, पायरो ने मुंह में ही कहा। सबके चेहरे उसकी तरफ घूम गए। मुझे यह संभावना लगती है कि होने वाले शिकार का उपनाम बी अक्षर से शुरू होगा। यह कोई बात हुई? सुपरिटेंडेंट ने कुछ शक से कहा। वर्णमाला की पेचीदगी, डॉक्टर थॉमसन ने सोचते हुए कहा। मैं इसका सुझाव केवल एक संभावना की तरह दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। यह मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने उस बदकिस्मत औरत की दुकान के दरवाजे पर साफ साफ ऐशर लिखा देखा, जिसका पिछले महीने कत्ल हो गया। जब मुझे बैक्सील के नाम से पत्र आया तो मुझे यह संभावना दिखाई दी कि शिकार के साथ साथ कत्ल की जगह को भी वर्णमाला के आधार पर चुना गया होगा। यह मुमकिन है, डॉक्टर ने कहा। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि ऐशर नाम सिर्फ एक संयोग हो कि इस बार भी शिकार दुकान चलाने वाली एक बूढ़ी औरत ही होगी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। याद रखो, हमारा वास्ता एक पागल से है। अब तक उसने हमें अपने मकसद के बारे में कोई सुराग नहीं दिया है। एक पागल का कोई मकसद होता भी है सर? हाँ, बिल्कुल होता है। खतरनाक तर्क घोर पागलपन की खूबियों में से एक है। एक आदमी अपने को पादरियों को मारने के लिए ईश्वर द्वारा चुना हुआ मान सकता है, या डॉक्टरों को, या तंबाकू की दुकान में बूढ़ी औरतों को, और इसके पीछे हमेशा कोई न कोई पूरी तरह संगत वजह होती है। हमें वर्णमाला के मामले में उलझकर नहीं रह जाना चाहिए। एंडोवर के बारे में बैक्सील सिर्फ संयोग भी हो सकता है। हम कम से कम कुछ सावधानियां तो बरत सकते हैं कार्टर, और बी अक्षर का खास ध्यान रख सकते हैं, खासकर छोटे दुकानदारों का, और तंबाकू या अखबार बेचने वाली छोटी दुकानों जिन्हें एक ही व्यक्ति चला रहा हो पर नजर रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता हम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। जाहिर है कि जहां तक हो सके हम तमाम अजनबियों की निगरानी करें। सुपरिटेंडेंट कराता हुआ सा बोला। अब जब स्कूल बंद हो रहे हैं और छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इस हफ्ते लोग बाढ़ की तरह यहाँ आ रहे हैं। हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए, चीफ कांस्टेबल ने तल्खी से कहा। मौका पाकर इंस्पेक्टर ग्लेन बोला। ऐशर किस्से से ताल्लुक रखने वाले किसी भी आदमी पर मैं नजर रखूंगा, उन दो गवाहों पार्ट्रिज और रेडिल पर, और यकीनन ऐशर पर भी। अगर उन्होंने एंडोवर छोड़ने का कोई भी संकेत दिखाया तो उनका पीछा किया जाएगा। कुछ और सुझावों तथा इधर उधर की बातों के बाद मीटिंग खत्म हो गई। पायरो, मैंने दरिया के किनारे चलते हुए कहा, निश्चित ही यह अपराध रोका जा सकता है। पायरो ने थका हुआ चेहरा मेरी ओर घुमाया। समझदार लोगों से भरे एक शहर में विपरीत एक आदमी का पागलपन। मुझे डर है इंस्टिंक्ट्स, मुझे सच में डर है। जैक द रिपर की देर तक चलने वाली सफलता याद है? यह तो भयानक है, मैंने कहा। इंस्टिंक्ट्स, पागलपन एक भयानक चीज है। मुझे डर है, बेहद डर है। चैप्टर 9, बैक्सील ऑन सी हत्या। 25 जुलाई की सुबह। मुझे अपना जागना याद है। 7:30 बजे होंगे। पायरो मेरे पलंग के किनारे खड़ा धीरे धीरे मेरा कंधा हिला रहा था। उसके चेहरे पर एक ही नज़र मुझे नींद बेहोशी से पूरी तरह होश में ले आई। क्या बात है? मैंने जल्दी से उठकर पूछा। उसका उत्तर सरल था, लेकिन उसके कहे उन 3 शब्दों के पीछे भावनाओं का पूरा खजाना था। वह हो गया। क्या? मैं चिल्लाया। लेकिन 25 तो आज है। कत्ल कल रात हुआ, बल्कि आज सुबह सुबह। मैं जब तक तेजी से बिस्तर से उठकर तैयार हुआ तब तक पायरो ने मुझे वह सब बता दिया जिसकी जानकारी उसे फोन पर मिली थी। एक जवान लड़की का शव बैक्सील में समुद्र के किनारे पाया गया है। उसकी शिनाख्त एलिजाबेथ बर्नर्ड के नाम से हुई है। किसी कैफे में एक वेट्रेस जो अपने माता पिता के साथ हाल ही में बने एक बंगले में रहती थी। डॉक्टरी जांच के मुताबिक मौत का समय 11:30 और 1:30 के बीच था। क्या उन्हें पक्का यकीन है कि यही में ही अपराध है? चेहरे पर जल्दी झाग बनाते हुए मैंने पूछा। बैक्सील की गाड़ियों वाले पृष्ठ पर खुली हुई एक ABC रेलवे गाइड चौक नीचे पाई गई। मैं कांप उठा। यह तो भयानक है। देखो हेस्टिंग्स, मैं एक और ट्रेजेडी नहीं चाहता। मैंने कुछ उदासी से अपनी ठुड्डी से खून पोंछा। अब हमारा इरादा क्या है?
चंद मिनटों में हमारे लिए एक और कार आएगी। मैं तुम्हारे लिए एक प्याला कॉफ़ी लाता हूँ ताकि हमें चलने में देर न हो। 20 मिनट में ही हम एक तेज़ रफ्तार पुलिस गाड़ी में लंदन से बाहर जाने के लिए थेम्स नदी को पार कर रहे थे। हमारे साथ इंस्पेक्टर क्रोम था, जो उस दिन कॉन्फ्रेंस में था और औपचारिक रूप से केस के लिए जिम्मेदार भी था। क्रोम जेब से बिल्कुल अलग तरह का अफसर था, आयु में काफ़ी छोटा, चुप रहने वाला और कुछ उम्दा किस्म का। वह काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन मेरी पसंद के मुताबिक अपने से कुछ ज़्यादा ही खुश। उसने हाल ही में बाल हत्याओं की एक कड़ी वाले केस में बहुत वाहवाही पाई थी, धैर्यपूर्वक हत्यारे को पकड़ने के लिए, जो अब ब्रॉडमूर में था। वह निश्चय ही है केस लेने के लिए सही व्यक्ति था, लेकिन मुझे लगता था कि वह खुद इस बात के प्रति कुछ ज़्यादा ही सचेत था। पायरो की तरफ उसका रवैया कुछ दयालु जैसा था। वह उसका आदर कुछ इस तरह कर रहा था जैसे कि पब्लिक स्कूल में आयु में अपने से बड़े लोगों के लिए सिखाया जाता है। मेरी डॉक्टर थॉमसन से काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उसने कहा, वह हत्याओं की कड़ी वाले केस में बहुत दिलचस्पी रखता है। यह एक विकृत मानसिकता की उपज होती है। आम आदमी उसकी बारीकियों को उस तरह नहीं समझ सकता जैसा कि एक डॉक्टर। वह खासा वास्तव में मेरा पिछला केस, पता नहीं आपने उसके बारे में पढ़ा है या नहीं, मेबल होमर केस, मसवेल हिल स्कूल की छात्रा। वह शख्स कैपर असाधारण था। उस पर जुल्म थोपना बेहद मुश्किल था। यह था भी उसका तीसरा अपराध। दिखने में आपकी और मेरी तरह समझदार था, लेकिन कई तरह के टेस्ट होते हैं। शब्दों का जाल आप समझते हैं ना, काफ़ी नए ज़माने के। जाहिर है आपके वक्त में यह सब नहीं था। एक बार आप किसी आदमी को लापरवाही से बोलने को उकसा दें तो फिर वह आपकी पकड़ में आ गया। वह समझ जाता है कि आप जानते हैं और उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वह बुरी तरह अपने रहस्य खोलने लगता है। मेरे ज़माने में भी कभी कभी ऐसा होता था, पायरो बोला। इंस्पेक्टर क्रोम ने उसकी ओर देखकर बातचीत के लहजे में कहा, ओह अच्छा। कुछ देर हमारे बीच सन्नाटा रहा। जब हमने 7 ओक्स स्टेशन पार किया तो क्रोम बोला, अगर आप मुझे केस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिए। आपको मरने वाली लड़की का हुलिया नहीं पता? वह 23 साल की थी और जिंजर कैट कैफ़े में वेटर्स का काम करती थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैं खूबसूरत थी। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इंस्पेक्टर क्रोम ने कुछ खींचते हुए कहा। उसका हाव भाव जैसे कह रहा था, सच यह विदेशी सब एक से। पायरो की आंखों में उपहास का हल्का सा रंग उभर आया। आपको यह महत्वपूर्ण नहीं लगता? एक औरत के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अक्सर इसी से उसकी किस्मत तय होती है। फिर एक चुप्पी छा गई। जब हम 7 ओक्स के नज़दीक पहुंच रहे थे तो पायरो ने ही फिर से बातचीत शुरू की। क्या तुम्हें यह बताया गया कि लड़की का गला कैसे और किस चीज़ से घोटा गया था? इंस्पेक्टर ग्ले ने संक्षेप में जवाब दिया, उसकी अपनी ही बेल्ट से, मोटी और मेरे ख्याल में बुनी हुई। पायरो की आंखें फैल गई। आहा, वह बोला, आखिरकार हमें एक ऐसी जानकारी मिल गई जो पक्की है। यह हमें कुछ बताती है, नहीं? मेरी समझ में तो अभी कुछ नहीं आया, इंस्पेक्टर क्रोम ने ठंडेपन से कहा। मैं उस शख्स की एहतियात और कल्पना की कमी पर खींच उठा। यह हमें खूनी की विशेष छाप के बारे में बताती है। मैंने कहा, लड़की को अपनी बेल्ट, यह खूनी की पशुता की ओर इशारा करती है। पायरो ने मेरी तरफ जो नज़र डाली मैं समझ नहीं पाया। देखने में तो वह उपहास में घुली खीस लग रही थी। मुझे लगा कि शायद यह इंस्पेक्टर के सामने ज़्यादा न बोलने की चेतावनी थी। मैं फिर से चुप हो गया। बैक्सील में सुपरिटेंडेंट ने हमारा स्वागत किया। उसके साथ एक खुशनुमा चेहरे और समझदार लगने वाला युवा इंस्पेक्टर कैल्सी था। उसे इस केस में क्रोम के साथ काम करने के लिए हिदायत दी गई थी। क्रोम, तुम अपनी जांच खुद करना चाहोगे? सुपरिटेंडेंट ने कहा। इसलिए मैं तुम्हें केस की मुख्य बातें बताऊंगा और फिर तुम तत्काल अपना काम शुरू कर सकते हो। शुक्रिया, माता पिता को खबर कर दी है? सुपरिटेंडेंट बोला। उसके लिए तो निश्चित ही बहुत बड़ा धक्का है। मैंने पूछताछ करने से पहले था। अब तुम वहीं से शुरू कर सकते हो। परिवार में और सदस्य भी होंगे, ठीक? पायरो ने पूछा। एक बहन है, लंदन में टाइपिस्ट थी। एबीसी गाइड से कोई मदद मिली? क्रोम ने पूछा। वो वहाँ है। सुपरिटेंडेंट ने मेज़ की ओर इशारा किया। उंगलियों के कोई निशान नहीं। बैक्सील के लिए गाड़ियों वाले पृष्ठ पर खुली हुई, मैं तो कहूँगा एक नई प्रति है। ज़्यादा बार खोली गई नहीं लगती। यहाँ आसपास से खरीदी भी नहीं गई। मैंने सब विक्रेताओं से पूछ लिया है। लाश को पहले किसने देखा, सर? सुबह सवेरे ताज़ी हवा खाने में यकीन रखने वाले एक कर्नल ने, कर्नल जेरोम।
वह सुबह 6 बजे के लगभग अपने कुत्ते को बाहर लेकर गया था। वह कुड़ैल की दिशा में समुद्र के किनारे गया। कुत्ता भागा और किसी चीज को सूंघने लगा। कर्नल ने उसे पुकारा, कुत्ता नहीं आया। कर्नल ने उधर देखा और उसे लगा जैसे कुछ अजीब सा था। वहां जाकर देखा, उसने वही किया जो सही था। शव को छुआ तक नहीं और तत्काल हमें फोन कर दिया। और मौत का समय लगभग कल आधी रात का था। आधी रात और सुबह 1 बजे के बीच। इतना तो पक्का है, हमारा खूनी जोकर अपनी बात का पक्का है। वह कहता है 25 तारीख और 25 तारीख ही होती है, चाहे वह चंद मिनटों के फर्क से ही हो। क्रोम ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी यही मानसिकता है और कुछ नहीं है। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे कोई मदद मिले। जहाँ तक हम जानते हैं नहीं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। जिसने भी रात को सफ़ेद पोशाक वाली लड़की को एक आदमी के साथ चलते देखा है, वह जल्दी ही हमें सब कुछ बताएगा। और जैसा कि मैं सोचता हूँ, कल रात लगभग 400-500 सफ़ेद पोशाक वाली लड़कियां जवान आदमियों के साथ चल फिर रही होंगी। पूरा मामला बहुत बढ़िया रहेगा। सर मैं काम शुरू कर दूं तो अच्छा होगा, क्रोम बोला। कैफे और लड़की का घर, मेरे लिए दोनों जगह जाना बेहतर होगा। कैल्सी मेरे साथ चल सकता है। और जनाब पायरो, सुपरिटेंडेंट ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पायरो ने हल्का सा झुककर क्रोम से कहा। मुझे लगा क्रोम कुछ नाराज था। कैल्सी, जिसने पायरो को पहले कभी नहीं देखा था, खुलकर मुस्कुराया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो भी मेरे दोस्त को पहली बार देखता था उसे अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ समझता था। जिस बैल से उसका गला घोटा गया उसके बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर पायरो के अनुसार वह एक महत्वपूर्ण सुराग है। मेरे ख्याल में वह उसे देखना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, पायरो जल्दी से बोला। आपने मुझे गलत समझा। उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कार्टर बोला। वह चमड़े की बेल्ट थी ही नहीं, होती तो उस पर उंगलियों के निशान हो सकते थे। बुना हुआ मोटा रेशम, इस काम के लिए उम्दा। मैं सिहर उठा। हमें चलना चाहिए, क्रोम बोला। हम चल पड़े। हमारा पहला ठोर जिंजर कैट थी। समुद्र के किनारे यह एक साधारण सी चाय की दुकान थी। वहाँ नारंगी रंग के चौखटे वाले मेज पोसों से ढके छोटे छोटे मेज थे और नारंगी गद्दियों वाली बेंत की बेआराम कुर्सियाँ। यह ऐसी जगह थी जहाँ की विशेषता कॉफ़ी और 5 प्रकार की चाय होती है और औरतों के खाने के लिए कुछ पकवान, जैसे अंडों की भुजिया, मछली तथा बैक्स मैक्रोनी। सुबह की कॉफ़ी शुरू हुई थी। मैनेजर हमें एक बुरे हाल पिछले कोने में ले गई। मिस मैरियल, क्रोम ने पूछा। मिस मैरियल दुखियारी औरत की आवाज़ में कुछ जोर से मिमियाई। यही मेरा नाम है। यह एक बेहद दुखद मामला है। हमारे व्यवसाय पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। मिस मैरियन 40 वर्ष की, अत्यंत दुबली पतली, संतरे के रंग जैसी गुच्छेदार बालों वाली औरत थी। वह हैरतअंगेज ढंग से स्वयं ही जिंजर कैट जैसी थी। वह घबराहट में अपनी वर्दी के झालरों वगैरह से खेलने लगी। व्यवसाय में बहुत तेजी आएगी, इंस्पेक्टर कैल्सी ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। तुम देखोगी, तुम उतनी तेजी से चाय परोस भी नहीं सकोगी। घिनौना, मिस मैरियल बोली। सच में घिनौना। किसी को भी इंसानियत की ओर से निराश कर सकता है। फिर भी उसकी आंखें चमक उठी। आप मुझे मरने वाली लड़की के विषय में क्या बता सकती हैं, मिस मैरियन? कुछ नहीं, मिस मैरियन ने निश्चयपूर्वक कहा। बिल्कुल कुछ नहीं। वह यहाँ कितनी देर से काम कर रही थी? यह उसकी दूसरी गर्मियाँ थी। आप उससे संतुष्ट थी? वह अच्छी वेट्रेस थी, जल्दी काम करने और कहना मानने वाली। वह सुंदर भी थी, है ना? पायरो ने पूछा। अच्छी थी, साफ सुथरी, उसने उदासीनता से कहा। कल रात वह कितने बजे काम खत्म करके गई? क्रोम ने पूछा। 8 बजे। हम 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं। रात का खाना हम नहीं परोसते, उसके लिए कोई मांग भी नहीं है। अंडों की भुजिया और चाय के लिए लोग 8 बजे तक आते रहते हैं, कभी कभी उसके बाद भी, मगर 6:30 के बाद भीड़ चढ़ जाती है। क्या उसने आपको बताया कि वह शाम किस तरह बिताने वाली थी? बिल्कुल नहीं, मिस मैरियन ने जोर देकर कहा। हमारे रिश्ते ऐसे नहीं थे। कोई उसे बुलाने नहीं आया? ऐसा कुछ भी नहीं। क्या वह सहज लग रही थी, उत्तेजित या घबराई हुई नहीं? सच तो यह है कि मैं कह नहीं सकती, मिस मैरियन ने उदासीनता से कहा। आप कितनी वेट्रेस रखती हैं? आमतौर पर 2, और 20 जुलाई के बाद अगस्त के अंत तक 2 अतिरिक्त। लेकिन एलिजाबेथ बर्नर्ड उन अतिरिक्त वालियों में से नहीं थी। मिस बर्नर्ड नियमित वालियों में से थी। और दूसरी, मिस हिगली, वह तो बहुत अच्छी युवती हैं। क्या वह और मिस बर्नर्ड दोस्त थी? मैं कह नहीं सकती। शायद हमें उससे बात करनी चाहिए। अभी? हाँ, अगर आप मेहरबानी करें।
मैं उसे आपके पास भेजती हूँ, मिस मैरियन उठती हुई बोली। कृपा करके उसे कम से कम समय रखिए। इस समय सुबह की भीड़ का वक्त है। फुर्ती से भरे बिल्ली जैसी मिस मैरियन कमरे से बाहर चली गई। बहुत नफीस, इंस्पेक्टर कैल्सी ने टिप्पणी की। उसने उस औरत की चबा चबा कर बोलने के ढंग की नकल की। सच में मैं कह नहीं सकती। एक हाफती हुई गोल मटोल गुलाबी गालों, काले बालों और बड़ी आंखों वाली लड़की उछलती सी अंदर आई। मुझे मिस मैरियन ने भेजा है, उसने हाफते हुए अनाउंस किया। मिस हिगली, हाँ मैं ही हूँ। तुम एलिजाबेथ बर्नर्ड को जानती थी? हाँ, मैं बेटी को जानती थी। यह खौफनाक है ना? बहुत ही खौफनाक है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि यह सच है। मैं सुबह से लड़कियों से कह रही हूँ कि यह सच नहीं लगता। जानती हो लड़कियों, यह सच नहीं लगता। बेटी यानी एलिजाबेथ बर्नर्ड, जो हमेशा से यहाँ रहती है, उसका कत्ल हो गया। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही, मैंने कहा। मैंने 5-6 बार खुद को चिकोटी काटकर भी देखा कि मैं जाग रही हूँ या नहीं। बेटी का कत्ल, यह तो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। यह सच नहीं लगता। तुम मरने वाली को अच्छी तरह जानती थी? इंस्पेक्टर क्रोम ने पूछा। वह यहाँ मुझसे ज़्यादा समय से काम कर रही थी। मैं तो इसी मार्च में आई थी। मैं पिछले वर्ष से यहाँ थी। मैं चुपचाप रहने वाली थी, आप समझते हैं ना। मैं ज़्यादा हंसी मजाक करने वाली नहीं थी। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खामोश रहती थी। मैं काफ़ी मौज मस्ती से भरी थी, लेकिन वह चुपचाप थी भी और नहीं भी थी, अगर आप मेरी बात समझें। मैं इंस्पेक्टर क्रोम के लिए यह तो कहूँगा कि वह बहुत धैर्यवान बना रहा। एक गवाह के रूप में मोटी मिस हिगली पागल कर देने वाली थी। जो बयान भी वह दे रही थी उसे आधी दर्जन बार दोहराया और विशेषित किया जाता, कुल मिलाकर नतीजा नहीं के बराबर। मरने वाली के साथ उसकी नज़दीकियाँ नहीं थी। यह अंदाज लगाया जा सकता था कि एलिजाबेथ बर्नर्ड स्वयं को मिस हिगली से एक दर्जा बेहतर समझती थी। वह काम के वक्त तो मेलजोल से रहती, परंतु उसके बाद बाकी लड़कियां उसे कम ही देख पाती। एलिजाबेथ बर्नर्ड एक मित्र था जो कोर्ट एंड ब्रेंस्केल स्टेशन के पास वाले संपत्ति दलाल के लिए काम करता था। वह वहाँ एक कलर था। मिस हिगली उसका नाम नहीं जानती थी, लेकिन चेहरे से अच्छी तरह पहचानती थी। आकर्षक, बहुत आकर्षक और हमेशा अच्छी तरह तैयार होने वाला। जाहिर था कि मिस हिगली के दिल में हल्की सी जलन थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि एलिजा बर्नर्ड ने कैफे में किसी को उस शाम अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मिस हिगली की राय में वह अपने उसी मित्र को मिलने जा रही थी। उसने एक नई सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी, सुंदर सी, नए फैशन के गले वाली। हमने दूसरी दोनों लड़कियों से भी बात की, लेकिन बिना किसी और नतीजे के। बेटी ने अपनी योजना के बारे में किसी को नहीं बताया था और किसी ने शाम के वक्त उसे बेक्सहिल में नहीं देखा था। तो अगला चैप्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे।